गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे विश्व में मानव अधिवास। विश्व में मानव अधिवास। अब इसमें अपन ने ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, ग्रामीण अधिवासों का वर्गीकरण या प्रतिरूप उनके पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ रहे थे मानवीय अधिवासों में नगरीय अधिवास। दो प्रकार मुख्य बताए थे ना। नगरीय अधिवासों में भी अपन ने नगरीय अधिवासों की विशेषताएं पढ़ ली थी और नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। अब है नगरीय अधिवासों के प्रकार कि किस किस प्रकार के नगरीय अधिवास होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि 50% से अधिक जनसंख्या जहाँ भी गैर प्राथमिक कार्यों में या प्राथमिक कार्य के अलावा द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ या पंचम कार्य में, व्यवसाय में लगी होती है नगरीय जनसंख्या। ठीक है, उनमें मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, इसीलिए नगरों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है उनमें। अब नगरीय अधिवासों के प्रकार। अब देखो नगरीय अधिवासों के प्रकार। अब अपन ने जैसे ग्रामीण अधिवासों में पढ़ा था, इसी प्रकार से नगरीय अधिवासों के प्रकार पढ़ेंगे। अब पहला है नगर। अब नगरीय अधिवास आकार, उसमें वहाँ की विशेषताएं, वहाँ रहने वाली जनसंख्या किस किस प्रकार से है, इस आधार पे नगरीय अधिवासों के निम्न प्रकार किए गए हैं। सबसे पहला है नगर। अब नगर किसे कहते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नगर किसे कहते हैं? 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या जहाँ की हो, 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम, लाख से कम जनसंख्या वाले शहर को क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। अब नगर है तो अब नगरीय अधिवासी तो पढ़ रहे हैं, इनमें वहाँ की जनसंख्या 50% से अधिक गैर कृषि कार्यों में या गैर प्राथमिक कार्यों में लगी हुई। गैर प्राथमिक का मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक कार्य के अलावा द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ या पंचम व्यवसाय में लगी हुई हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन? नगर कहेंगे। आ गए समझ में? ये आपको जो मुख्य आधार इसका क्या है, जनसंख्या के आधार पे ही इन नगरों को बांटा गया है। तो मुख्य आपको ये याद रखना है, 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जहाँ की जनसंख्या होगी उसे क्या कहेंगे अपन? नगर कहेंगे। इसके बाद है महानगर। महानगर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को महानगर कहेंगे। अब इनके एक एक उदाहरण भी आपको, जैसे राजस्थान का 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम। अब राजस्थान का देखो इसमें दे रखा है कि उदाहरण भी आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन सा है? जैसे बीकानेर को नगर कहेंगे, वहां की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है किंतु 10 लाख से कम है। ठीक है। अब महानगर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को महानगर कहेंगे। अब दूसरा है महानगर। महानगर में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहेंगे। अब वहां इससे अधिक जनसंख्या होगी तो वो नगरों में गैर प्राथमिक कार्यों में तो लगी होती है, वो औद्योगिक केंद्र होते हैं या व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो वहीं तो जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे महानगर अब अपने जैसे राजस्थान का है जयपुर, जोधपुर और कोटा। ठीक है ना। राजस्थान के कौन कौन से महानगर? जयपुर, जोधपुर और कोटा, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। वो मुख्य प्रशासनिक और शैक्षिक गतिविधियों के मतलब केंद्र होते हैं या औद्योगिक क्षेत्र होता है, उसमें अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब तीसरा है सन्नगर। तीसरा है सन्नगर। अब इसमें जनसंख्या का मापन क्या कितना होगा? इसमें देखो
इसे एक महानगरों में इन्हें मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। क्या नाम है इनका? मेट्रो सिटी। कई बार पूछ लिया जाता है मेट्रो सिटी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो महानगरों को मेट्रो सिटी कहा जाता है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और जो औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से संपन्न हो। अब इसमें देखो ये सन्नगर क्या होते हैं? सन्नगर वो होते हैं जो विभिन्न नगरों को, देखो इसमें दे भी रखा है, नगरीय या विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आवास से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं, जैसे ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो आदि। इसके उदाहरण है भारत में ग्वालियर, लश्कर, मुरार, दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा और सन्नगर के उदाहरण हैं। अभी इससे क्या समझे आप? सन्नगर में, सन्नगर में ये है कि जैसे अपन कह देते हैं औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र कहीं एक ही शहर में तो उद्योग इतना स्थापित तो हो नहीं सकता, जैसे अपने यहाँ है अब दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा, ये तीनों को मिलाकर एक औद्योगिक पट्टी जो बनती है ना, उसे क्या कहेंगे हम? सन्नगर, ठीक है। जो विभिन्न मतलब शहरों को मिलाकर एक नगर बनाया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर विकसित किया जाता है, जो सन्नगर कहलाता है। आ गया समझ में? नगर 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर होते हैं। इसमें राजस्थान का बीकानेर शहर जैसे। अब महानगर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ रहती है वहाँ महानगर है। जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन्हें मेट्रो सिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब सन्नगर जो औद्योगिक पट्टी होती है, मतलब पास जो शहर होते हैं वो काफी डेवलप हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सन्नगर कहते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया। अब है व्रतनगर। व्रतनगर या बड़े नगर जैसे व्रतनगर को देखो, व्रतनगर अंग्रेजी में इसे मेगालोपोलिस कहते हैं। मेगालोपोलिस क्या नाम है इसका अंग्रेजी में? मेगालोपोलिस। व्रतनगर को बड़े नगर होते हैं, जिसका अर्थ है विशाल नगर। इसका प्रयोग सन 1857 में जिन गोटमैन ने किया था। ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। अब इनकी जनसंख्या कितनी होती है व्रतनगर की? 50 लाख से अधिक। व्रतनगर या बड़े नगर, ठीक है। अब ये 4 प्रकार थे। मुख्यतः जनसंख्या और व्यवसायिक दृष्टि से इनको अलग अलग भागों में किया जाता है। देखो, नगर जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम होती है। इसका उदाहरण है राजस्थान का बीकानेर शहर जो है वो नगर की श्रेणी। अब महानगर में 10 लाख से अधिक, जिसे मेट्रो सिटी भी कहा जाता है, इसमें जैसे राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा आते हैं। सन्नगर जो आसपास के 2-3 नगरों को मिलाकर जो जैसे औद्योगिक दृष्टि से ज्यादा संपन्न होते हैं, उनमें जैसे दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा, इन्हें सन्नगर कहा जाएगा। औद्योगिक दृष्टि से जो पास क्षेत्र होते हैं वहाँ की जनसंख्या भी उसी हिसाब से अधिक होती है। और व्रतनगर मेगालोपोलिस कहा जाता है इन्हें इंग्लिश में। और इसमें जनसंख्या का दर क्या है? 50 लाख से अधिक जनसंख्या। जैसे अपने व्रतनगर है, मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, ये बेंगलोर है, ठीक है। ये व्रतनगर की श्रेणी में आए। अब ये तो थे नगरों के प्रकार, नगरीय अधिवासों के प्रकार। अब अपन ने कल वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण के मुख्य 4 आधार बताए थे। इसमें सबसे पहला था जनसंख्या का आकार, व्यवसायिक संरचना और प्रशासन और
आगे बताया था मैंने आवश्यक दशाएं। अब है नगरीय अधिवासों के प्रकार, इसमें भी अपने 4 पढ़े हैं, नगर, महानगर, संनगर और व्रतनगर। ठीक है, अब इसके बाद है नगरीय अधिवासों की समस्याएं। अब नगरीय अधिवासों की समस्याएं कौन कौन सी हैं ये देख लो एक बार। जिस प्रकार से ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं थी, इसी प्रकार से नगरीय अधिवासों की भी समस्याएं हैं। कुछ इनके बेनिफिशियल विशेषता में आपने पढ़ा था ना, फायदे हैं, तो कुछ नुकसान भी हैं आदिवासियों की समस्याएं। अब समस्याएं क्या क्या हैं देखो, अपन ने पढ़ा है, आप जैसे बताओगे तो अधिक जनसंख्या के कारण जनसंख्या का अधिक घनत्व। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा जनसंख्या का अधिक घनत्व। अब अधिक घनत्व से क्या मतलब है कि नगरों में अपन ने अभी पढ़ा, जैसे प्रतिरूप में भी प्रकार में भी अपन ने पढ़ा है कि नगरों में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे अपन आगे वर्णन भी करेंगे कच्ची बस्तियों में कि नगरों में भूमि अधिक नहीं रहती है, वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है, तो कम भूभाग में अधिक लोग निवास करते हैं। आप देखते हो जैसे कच्ची बस्तियां हैं, अब मुंबई में, दिल्ली में जो बड़े बड़े महानगर हैं, व्रतनगर हैं, इनमें कच्ची बस्तियों में मतलब एक एक जो इतना बड़ा कमरा होता है ना 10 फीट का, उसमें 5-5, 6-6 लोग एक साथ रहते हैं, तो वहाँ घनत्व अधिक हुआ ना, तो जनसंख्या अधिक होने से वहाँ घनत्व अधिक पाया जाता है। नगरों की यह मुख्य समस्या है। अब दूसरा है गंदी, अनेक समस्याएं हैं गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। ठीक है, अब गंदी बस्तियां भी नगरीय क्षेत्रों में, बड़े बड़े जो नगर हैं उनमें गंदी बस्तियां अत्यधिक पाई जाती है, क्योंकि जहां जनसंख्या अधिक रहेगी वहां गंदगी भी ज्यादा फैलती है, प्रदूषण भी अधिक फैलता है, तो गंदी बस्तियां अधिक पाई जाती हैं, जिससे कि अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, शारीरिक, मानसिक, ये वातावरण प्रदूषित होता है, तो ये सारी इससे जुड़ जाएंगे। अब तीसरा आ जाएगा इसी से जुड़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, अब पर्यावरण में जनसंख्या जहां अधिक निवास, छोटे भूभाग में अधिक जनसंख्या निवास करेगी, तो वहां पे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, जिसमें जैसे विभिन्न प्रकार की औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं वहां पर विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें होती हैं, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब अगला है जैसे अधिक जनसंख्या से ही जुड़ते हुए उपभोग वस्तुओं का अधिक मूल्य। अब इससे क्या समझे आप, जैसे देखो नगरों में जो उपभोग की वस्तुएं हैं वो अधिक मूल्य में मिलती हैं, अधिक मूल्य। क्यों? क्योंकि वहां पर उस चीज की मांग अधिक है और वहां पर वो चीज उत्पादित होती नहीं है। जैसे देखो खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो शहर में अधिक महंगे मिलते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे दूध दही है, ये ग्रामीण क्षेत्र में कम मूल्य में मिलेगा और शहरी क्षेत्र में अधिक मूल्य में मिलता है। एक चीज उसी चीज का ग्रामीण क्षेत्र में अपन को कम मूल्य देना पड़ता है और उस चीज का शहरों में अधिक मूल्य रहता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो वो चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वहां पर जैसे देखते हो आप गांव ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक व्यवसाय में लोग लगे रहते हैं, तो वहां पर जो खाद्य वस्तु है वो खुद के उपभोग के लिए उत्पादित कर लेते हैं, तो उस चीज का मूल्य ज्यादा नहीं होता है। अब अगला है खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये भी इसी से मिलता जुलता है। अनेक प्रकार की समस्याएं लिख सकते हो आप, खाद्य
पदार्थों में मिलावट। अब देखो, अपन जो शहरी क्षेत्रों में, जो नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, उनमें जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं अपन को पैक्ड मिलते हैं, या तो जैसे दूध है, दही है, छाछ है, घी है, तो एक तो उसमें मशीनीकरण के द्वारा उसमें कुछ ऐसा डाला जाता है कि वो काफी दिन तक खराब नहीं हुई। दूसरा, वहां पर मांग अधिक है, हर वस्तु की मांग, जैसे खाद्य वस्तुओं की मांग अधिक है, अधिक जनसंख्या होने से वहां वस्तुओं की मांग भी अधिक है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक मिलावट कर देते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को लेना वहाँ मजबूरी है, क्योंकि शुद्ध तो सिर्फ गाँव में मिलता है। जैसे अनाज अपन शुद्ध ऑर्गेनिक के नाम पे शहरों में लाके, चाहे आप वैसा ही है, चाहे आपका रासायनिक पदार्थ खाद्य से ही बना हुआ है, लेकिन आप उसको ये कर देते हो, जैसे आजकल चल रहा है कि ये चीज ऑर्गेनिक है, पैक्ड कर दिया ऑर्गेनिक, उस पर छाप लगा दी तो ये ऑर्गेनिक है, तो वो ऊंचे दामों पर आपको मिलेगी। तो अधिक से अधिक मिलावट, क्योंकि वहाँ आपूर्ति कम होती है तो उन वस्तुओं में मिलावट अधिक मिलती है। अब अगला पॉइंट है अपराध भी, जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर अपराध भी अधिक होंगे। अब देखो अगला पॉइंट है अपराधों का बढ़ता स्तर। ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय शहरों में अपराधों का बढ़ता स्तर। अब देखो ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय शहरों में, क्योंकि शहरों में लोग एक दूसरे को नहीं तो जानते हैं और इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है कि वहां पर अपराध अधिक होते हैं शहरों में, ठीक है ना। कोई भी अपराध करके वहां से चला जाता है, तो इतनी जनसंख्या होती है, वहाँ एक दूसरे की पहचान नहीं होती है, तो किसी को पता भी नहीं लगता कि बाहर का आदमी आ गया और ये इस उद्देश्य से यहाँ घूम रहा है, तो अपराध भी अधिक होते हैं। उसके आगे है अपना तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता और सामाजिक असहयोग। तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता, सामाजिक असहयोग लिख लो आपको, सामाजिक असहयोग। ये अपन ने जब अपन पढ़ा तो भी पढ़ा था कि शहरी क्षेत्रों में लोग सामाजिक रूप से कम जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि वो सब लोग अपने, कोई कहीं से आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है, तो सामाजिक प्रगाढ़ता कम पाई जाती है शहरी क्षेत्रों में। उसके बाद है अधिक जनसंख्या से ही जुड़े हुए हैं ये सारे कारक, आप देखोगे तो इसमें है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। अब आप कहोगे कि अपन ने तो पढ़ा था शहरों में ये सुविधाएं अधिक मिलती हैं, फिर कमी किस प्रकार से होती है। देखो मैं आगे समझा देती हूँ कि ये कमी किस प्रकार से होती है, क्योंकि वहां पर जितनी जनसंख्या रहती है उस हिसाब से चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं रहती तो हैं, लेकिन जैसे जनसंख्या है समझ लो 7 लाख की या 5 लाख जनसंख्या है, अब उसके लिए कम से कम अपन को जैसे 200 हॉस्पिटल चाहिए इतनी जनसंख्या के लिए, क्योंकि डेली जो चेकअप करवाने लोग जाते हैं तो उनमें इतनी जनसंख्या के लिए, लेकिन वहां पर मिलेंगे आपको 2 या 3 हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो इसलिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी पाई जाती है, क्योंकि जनसंख्या अधिक रहती है, उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग वहाँ सुविधाएं कम मिलती हैं। आप देखते हो कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें जितनी बेडों की क्षमता होती है, जैसे आप समझ लो ये 1000 बेड की क्षमता है वहाँ की, कि 1000 लोग एक बार एडमिट रह सकते हैं, लेकिन वहाँ मरीज डेली कितने आते हैं, जनसंख्या अधिक है होने के कारण वहाँ मरीज आते हैं 10,000, तो कितनी कमी होगी। सिर्फ 1000 लोगों की सुविधा के लिए वहाँ सुविधा है, लेकिन जो 9000 लोग और एक्स्ट्रा, क्योंकि जनसंख्या अधिक बीमार होंगे वो तो हॉस्पिटल में आएंगे, तो इसलिए इन चीजों की कमी नगरीय क्षेत्रों की ये प्रमुख समस्याएं हैं। इनके अलावा भी आप ये कह सकते हो कि जैसे जनसंख्या का अधिक घनत्व में ही वितरण भी आ जाएगा, और गंदी वस्तुओं का प्रादुर्भाव, पर्यावरण प्रदूषण, वहाँ पर
अधिक संक्रमित बीमारियों का अधिक प्रभाव रहता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हो। और वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं हर चीज में मिलावट रहती है, जैसे पानी है वो भी प्रदूषित आएगा, वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषित रहता है क्योंकि वहाँ पर ये जमीन का जो भूमि का कम क्षेत्र में अधिक लोग निवास करते हैं, तो उपभोग जितना करते हैं उतना ही प्रदूषण अधिक फैलता है। तो ये सारी नगरीय अधिवासों की समस्याएं थी। आज अपन ने पढ़ा है नगरीय अधिवासों के प्रकार पढ़े थे अपन ने 4, तो नगर, महानगर, सन्नगर और वृत्तनगर, ये आपको याद रखने हैं। अब नगरीय अधिवासों की समस्याएं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, यह आपको ढंग से याद करना है। अब नगरीय अधिवासों की समस्याएं आप आराम से लिख सकते हो, अपने मन से भी बना के इनका पॉइंट लिखा और उनका वर्णन लिख दिया, इनका पॉइंट लिखा और वर्णन लिख दिया। आपको खुद पता है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है। अब आगे कल पढ़ेंगे अपन।